हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी इस सीरीज में, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा डीपीएसपी। डीपीएसपी आपका स्टैंड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम इसको बोलते हैं। हिंदी में इसे हम बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हुई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो आपके सिद्धांत हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर बेटा पार्ट नंबर 4 में हुई, भाग नंबर 4 के अंदर इनको मेंशन किया गया है। कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 4 के अंदर इनको मेंशन किया गया है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो पार्ट नंबर 4 आपका आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51, 36 से 51 तक हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत के संविधान में जो भाग नंबर 4 है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये हमने किस देश से लिए हैं? तो बेटा आपको बताया था, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1937 का आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से लिए हैं। 1937 के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको बोरो किया है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनका ओरिजिन कहां से हुआ था, जन्म इनका कहां से हुआ? मूल जन्म इनका हुआ था बेटा आपका स्पेन से। आयरलैंड ने कहां से लिए हैं? आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। लेकिन भारत का पूछ रहा है तो हमें आंसर देना होगा कि भारत ने जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो किस देश से लिए है? आयरलैंड से। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बनता है वो ये बनता है कि हमें डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या जरूरत पड़ी थी भाई हमें? देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसलिए आवश्यक हैं, ये किसी राज्य के लिए आवश्यक है क्योंकि अगर हमें राज्य को वेलफेयर सोसाइटी बनाना है, ये कुछ ऐसी विचारधारा है जो किसी राज्य के दिशा निर्देश होने चाहिए भाई। अगर कब होने चाहिए? जब वो उसको अपना वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है। ये वो दिशा निर्देश है जो किसी राज्य को वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, ऐसी विचारधारा जो किसी राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जरूरी हैं, चाहिए होती हैं, संविधान में रखनी चाहिए, उनको बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जो आपका डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिफिकेबल है। नॉन जस्टिफिकेबल मतलब न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये आपका वैधानिक है। कैसा? ये आपका वैधानिक शक्ति है, इसे न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम नॉन जस्टिफिकेबल बोलेंगे। यह एक वैधानिक शक्ति है, इसे न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये वो दिशा निर्देश है जो राज्य चाहे तो आपको प्रोवाइड करा सकता है, राज्य की मर्जी पर निर्भर है, न्यायालय के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराए जाते। बेटा मैंने बताया डीपीएसपी विचारधारा है, कुछ थॉट हैं, और इसको हमने 3 प्रकार की थॉट्स के अंदर बांटा है, 3 प्रकार की विचारधाराएं बांटा है। उसी से हम आर्टिकल 36 टू 51 आर्टिकल को कवर करेंगे। देखिएगा, विचारधारा कितने प्रकार की विचारधारा है? 3 प्रकार की विचारधारा है बेटा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 प्रकार की विचारधारा है। उनमें से एक विचारधारा है आपकी सोशलिस्ट, जिसे हम हिंदी में समाजवादी कहते हैं। समाजवादी विचारधारा। एक आपकी विचारधारा है गांधीयन, गांधीवादी विचारधारा। एक आपकी अभी लिबरल और मॉडर्न, जिसे आप आधुनिक क्या बोल देते हो? आधुनिक विचारधारा भी बोल दे सकते हो, स्वतंत्र विचारधारा भी बोल सकते हो। तो समाजवादी, सोशलिस्ट, गांधीयन, गांधीवादी, और लिबरल, आधुनिक या स्वतंत्र विचारधारा, 3 पार्ट के अंदर हमने इनको बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गांधीयन के बारे में, गांधीवादी विचारधारा के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा सबसे पहले। अब इसके आर्टिकल आपने समझने हैं 1 बाय 1। देखिए,
गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल कौन कौन से हैं उनको हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। जो गांधीयन आर्टिकल हैं वो हैं आपके 40, जिसके अंदर 40 में हमने ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का वर्णन, लघु उद्योग 43, 46 SC ST एंड OBC के बारे में, SC ST और OBC के बारे में भाई। 47 शराबबंदी, 48 गोहत्या, गोहत्या ये आपके गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल। देखिए बेटे, आप देखोगे 48 के अंदर आपको कई सारे पार्ट मिलेंगे, लेकिन वो गांधीवादी विचारधारा का पार्ट नहीं है। आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा 48 का ए आर्टिकल किस में आता है, 48 का बी आर्टिकल किस में आता है। हालांकि नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर ए और बी पार्ट नहीं पूछे जाता है, फिर भी आपने अलग अलग विचारधारा के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज को कंप्लीट कर लेना है। देखिए 40 में क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। 40 आर्टिकल जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, उससे आपको रिलेट कर लीजिएगा। एक व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा बताई तो गांधी जैसा ही व्यक्ति होगा भाई। अब गांधी भारत में चाहता था कि भारत के अंदर ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। भारत में क्या होनी चाहिए भाई, ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने अपनी पुस्तक ग्राम स्वराज में भी ये बोला है कि ग्राम पंचायतें भारत में होनी चाहिए, क्योंकि भारत में गांव ज्यादा हैं। अब गांव ज्यादा हैं तो गांव के अंदर 3 से 4 तबके के लोग होते थे। पार्टीशन के बाद इंडिया में किस तरीके के लोग थे भाई, गांव के अंदर जमींदार लोग ज्यादा थे। ठीक है, जमींदार लोगों में हिंदू जमींदार, मुस्लिम जमींदार जो खेती कर लेते थे। दूसरा तबका कौन सा था भाई, SC ST OBC तबका, यानी गांव में रहने वाले आदमी गरीब हैं। 40 ग्राम पंचायतें, कितनी ग्राम पंचायतों का गठन हुआ याद रखिएगा, स्टार्टिंग में 40 ग्राम पंचायतें बनी। अब इन 40 ग्राम पंचायतों में स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री खोल ली गई, लघु उद्योग। कैसे उद्योग खोले गए, लघु उद्योग, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको काम करने के लिए स्मॉल फैक्ट्री चाहिए थी भाई। ठीक है, MSME का गठन करना था हमने, तो स्मॉल इंडस्ट्री की उनको जरूरत थी, तो लघु उद्योग। कितने लघु उद्योग खोले गए भाई, एक आध गांव बड़ा था तो 43 लघु उद्योग, और उन 43 उद्योग खोले गए ताकि कितने SC ST कास्टों को फायदा हो सके भाई, 46 SC ST कास्ट। लेकिन मैंने बताया बेटा, जो आपका समाज है 2 मुख्य भागों में बटा हुआ था, एक तो हिंदू जमींदार और एक कौन, मुस्लिम जमींदार, जिनके हिस्से में जमीन आई हुई थी। तो हिंदू जमींदारों ने तो वहां पे शराब के ठेके खोले, जबकि जो आपके मुस्लिम जमींदार थे उन्होंने गो हत्या के लिए को स्लाउटर हाउसेस खोले भाई, काउ स्लाउटर हाउसेस भाई, गो हत्या के लिए जो हत्थे जिसको हम बोल देते हैं वो खोले वहां पे। 48 आर्टिकल, ये आपने एक स्टोरी के तहत याद रखना कि गांधी के समय 40 ग्राम पंचायतें थी, 40 गांव थे, 40 गांव के अंदर एक आध गांव बड़ा था तो 43 लघु उद्योग खोले। 46 SC ST कास्ट रहती थी ताकि उनका भला हो सके। लेकिन हिंदू जमींदारों ने क्या खोले, 47 शराब के ठेके, और मुस्लिम जमींदारों ने क्या खोले भाई, 48 बुच्चड़ खाने। आप इसको याद रख लोगे, काउ स्लाउटर हाउसेस। ठीक है, अब इनको समझिए। आर्टिकल 40 में उसने क्या बोला, आर्टिकल 40 में वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की है, पेपर में सीधा आएगा। ग्राम पंचायतों का वर्णन DPSP के किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल कौन सा है बेटा, आर्टिकल 40। SSC का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बार वो इसको रिपीट करता है। नेक्स्ट, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री खोली जाएंगे भाई, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री खोली जाएंगी, आर्टिकल 43। ये भी आपको याद हो जाएगा। छोटे कारखाने खोलेंगे क्योंकि ज्यादा दक्ष मजदूर नहीं है, ज्यादा कैपेबल नहीं है, तो छोटे कारखानों के अंदर ही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 46 SC ST एंड OBC भाई, SC ST अपलिफ्टमेंट भाई, एजुकेशन के अंदर सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली SC ST एंड OBC का अपलिफ्टमेंट करेंगे। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग करेंगे भाई, 46। SC ST OBC का जिक्र DPSP में आती है, आर्टिकल 46 अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है, बढ़ावा देने की बात कर रहा है बेटा। किस चीज को बढ़ावा देगा, उनको सोशली, सामाजिक रूप से,
पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिकली उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहा है। इकोनॉमिकली मतलब हम पैसे के दृष्टिकोण से भी उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, शराबबंदी, प्रोहिबिशन ऑन एनी टाइप ऑफ इंटॉक्स, इंटॉक्स मतलब इंटॉक्सिकेंट भी आप बोल सकते हो इनको, प्रोहिबिशन ऑन लिक्वर भी बोल सकते हो, प्रोहिबिशन ऑन ड्रग्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, यहां पर किसी भी प्रकार के पेय पदार्थ, मादक पदार्थ, जिसे हम नशा बोल देते हैं, नशाखोरी पर पाबंदी की जब भी बात करेगा तो कौन सा आर्टिकल आएगा बेटा? आर्टिकल 47। गांधी एक सिंपल आदमी था, वो नशे से नफरत करता था, वो नहीं चाहता था कि उसके देशवासी नशा करें। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा आपका? 47, शराबबंदी। फिर नेक्स्ट क्या है भाई? काउ स्लाउटर हाउसेस। महात्मा गांधी गाय को पवित्र पशु मानता था, तो वो चाहता था भारत में जो काउ स्लाउटर हाउसेस हैं, जो आपके काउ स्लाउटर हाउसेस मतलब गो हत्या पर क्या लग जाना चाहिए? गो हत्या पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में है आपका? आर्टिकल 48। तो ये 5 आर्टिकल आपके कौन सी विचारधारा के हैं भाई? गांधीयन थ्योरी के हैं, गांधीवादी विचारधारा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरे वाली विचारधारा जो है हमारी वो है लिबरल। नेक्स्ट विचारधारा हमारी कौन सी है? वो है लिबरल, उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा में, उदारवादी विचारधारा में आपके जो आर्टिकल आएंगे वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सर्विस कोड, सिविल सर्विस कोड भी बोल सकते हैं भाई, यूनिफॉर्म या सिविल कोड, हिंदी में कहेंगे इसको समान आचार संहिता। जब देश में सारे नागरिक एक जैसे हैं तो सबके लिए कानून भी एक जैसे होने चाहिए, सबके लिए वैवाहिक कानून भी एक जैसे होने चाहिए, समान आचार संहिता। जैसे एग्जाम्पल दूं, मुस्लिमों में होता है भाई, अगर मियाँ जी आए, बेगम ने खाना बनाने से मना किया इस तरीके से, अब दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होगी, लड़ाई होते ही मियाँ जी ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो क्या हो गया? तलाक हो गया। वो एक वैवाहिक तरीका है भाई, रिलीजन के हिसाब से एक तरीका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को हमने वैल्यू दे रखी है। लेकिन आर्टिकल 44 क्या कहता है बेटा? देश के अंदर सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। अब हिंदुओं में क्या होता है? हिंदुओं में मैक्सिमम जो शादी हुई होती है बिचौलिए के थ्रू हुई होती हैं, कोई मीडिएटर होता है उनका। अब बात पहले मीडिएटर तक जाएगी, फिर वो उन दोनों के बीच में आपस में काफ़ी दिनों तक सुलह कराने की कोशिश होगी, कोर्ट तक बात जाएगी, लंबी प्रोसेस है, 3 वर्ड बोलते हो जाता हो तो काम तमाम भाई। लेकिन अगर हम चाहें कि सारे देश के अंदर एक जैसे नियम होने चाहिए, वैवाहिक संबंधी नियम, तलाक संबंधी नियम एक जैसे हों, तो हम यूनिफॉर्म सर्विस कोड को लागू कर सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्विस कोड, समान आचार संहिता लागू करने वाला, सिविल सर्विस कोड लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा था बेटा? गोवा था। कौन से राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? गोवा। अभी करंट से भी इसका ताल्लुक था, जैसे ही 3 तलाक वाली चीज हमने हटाई थी, 3 तलाक करंट से रिलेटेड था ना, 1-2 साल पहले हमने हटाया है, अभी उत्तर प्रदेश में भी इसको बैन कर दिया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद है। तो यूनिफॉर्म सर्विस कोड याद रखिएगा। सिविल सर्विस कोड, समान आचार संहिता आपके कौन से आर्टिकल में बेटा? 44। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 आर्टिकल भाई। देखो जो आर्टिकल 45 है ये आपका 86th अमेंडमेंट 2002 को चेंज हो गया है। यानी जो संविधान में 86वां संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन संविधान में कब हुआ था? 2002 के अंदर हुआ था। आर्टिकल 45 के अंदर पहले जो रूल होता था, यहां पे मैंने लिख दिया है पहले, और यहां पे बिफोर, और यहां पे आफ्टर, बाद में। पहले क्या होता था? पहले होता था 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य मुफ्त शिक्षा भी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य वह मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में था? 45।
बाद में क्या रूल बना दिया, अब क्या है, अब चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर, 6 साल तक के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन, यहां 6 साल लिख दिया मैंने, साइड में वर्ड लिख रहा हूं प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को हम यहां पे अपने यहां पे क्या बोल देते हैं बेटा, प्राथमिक शिक्षा को आंगनवाड़ी शिक्षा भी बोल दिया जाता है। आपके बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं। प्राइमरी एजुकेशन, अब वाला रूल पूछे तो अब क्या है, प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक जो घरेलू शिक्षा हम बोल सकते हैं, आंगनवाड़ी शिक्षा को बोल रहे हैं। आर्टिकल कौन सा है, 45। कब जोड़ी गई है ये, 86वां संशोधन 2002, ये इसकी बात की है मैंने। पहले क्या होता था, 2002 से पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होती थी। ये अब कौन से आर्टिकल में चला गया बेटा, 21A। और 21A क्या है, 21A आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है 21A। तो कब गया है, तो बार बार संशोधन बता रहा हूं, 86वां संशोधन कब हुआ था, 2002। कब हुआ था, 2002 के अंदर। तो आंगनवाड़ी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का जिक्र आ जाए तो कौन सा आर्टिकल होगा बेटा, 45। कौन सा होगा, 45। ठीक है, नेक्स्ट अगले आर्टिकल पे बात करते हैं, जो आपका लिबरल विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, उदारवादी विचारधारा की। 45 आपने पढ़ा, 46 पढ़ा था भाई SC ST OBC, 47 पढ़ा था बेटा, 47 के अंदर शराबबंदी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट 48 आपने गांधीवादी विचारधारा में तो पढ़ा था कि काउ स्लाउटर हाउसेस के बारे में पढ़ा था, जो गो हत्या है उस पर प्रतिबंध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन काउ डेथ, यानी गो हत्या पर प्रतिबंध की बात की थी। अब 48 जो आपका लिबरल थॉट का है, उदारवादी विचारधारा का है, उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है आधुनिक रूप से, आधुनिक तकनीक से खेती व एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, खेती को बढ़ावा देना भाई। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वर्ड यूज कर लीजिएगा भाई आप, मतलब पशुपालन से संबंधित जो आधुनिक यंत्र आए हुए हैं, आधुनिक यंत्रों के थ्रू हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, आधुनिक रूप से कृषि करें, खेती के लिए आधुनिक उपकरणों का यूज करें। पशुपालन के लिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए अपलिफ्टमेंट की बात की गई है विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स भाई। ठीक है, आधुनिक तकनीक के थ्रू हम खेती को बढ़ावा दें, नए नए फर्टिलाइजर्स का यूज करें, जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकालें, पशुपालन के नए नए तरीके निकालें भाई। शहद, जो आपका शहद होता है, शहद की खेती करें, बहुत सारी आधुनिक खेतियां चली हुई हैं। तो इनसे रिलेटेड अपलिफ्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात कौन से आर्टिकल में होती है बेटा, 48 की उदारवादी यानी लिबरल थॉट के अंदर। और 48 की ही आपकी बात करें, 48 के अंदर आपकी बात करेगा, अगर काउ स्लाउटर की, गो हत्या की बात करेगा, तो वो किस में आ जाएगा बेटा, वो आपका आ जाएगा गांधीवादी थॉट में। किस में आ जाएगा, गांधीवादी विचारधारा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। डीपीएसपी का जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आपका है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 भाई, आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है, आर्टिकल 49 आपको बताता है, ये बताता है भाई मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, सोशल मॉन्यूमेंट्स आप बोल सकते हो भाई, जो हमारे बहुत, जैसे ताजमहल हो गया भाई, कुतुब मीनार, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी रक्षा करना, उनका रख रखाव करना, हमारे जो धरोहर हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इनका रख रखाव करने की बात की किस आर्टिकल में की गई है, 49। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का रख रखाव करना, नेशनल मॉन्यूमेंट्स का बचाव करना, ताजमहल हो गया भाई आपका, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार, इस तरीके के जो राष्ट्रीय स्मारक है, हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, उनका हमें रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि उसको आप तो देख चुके हो बेटा, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उनको देख सकें। और ये देखो, इस तरीके के लिए काफ़ी सारी साइटें चलाई गई हैं, जैसे मैं बात करूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ईरान कन्वेंशन है, एक रामेश्वर कन्वेंशन है ईरान इराक की,
तो ये जो साइट्स हैं, ये जो पुरानी बिल्डिंग है हमारी, जो राष्ट्रीय स्मारक है, नेशनल मॉन्यूमेंट है, उनकी रक्षा के लिए ये सारी चीजें स्टार्ट की गई हैं, ताकि जो चीजें आप देख चुके हो वो राष्ट्रीय स्मारक आने वाली पीढ़ियां भी उनको देख चुके हैं, उनको बहुत ज्यादा लॉस ना हो, कोई उनको अक्षति ना पहुंचे, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। कौन से आर्टिकल में आएगा बेटा? 49, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स के अंदर मैंने प्रोवाइड कर रखा भी। नेक्स्ट 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 बताता है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, शक्तियों का बंटवारा, किस किस के बीच में शक्तियों का बंटवारा भाई? कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसने दिया था? फ्रांस जो कंट्री है उसके एक थिंकर होते थे मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू एक थिंकर थे भाई, इन्होंने फ्रांस के हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सेपरेशन ऑफ पावर का, शक्तियों का बंटवारा। किन किन की शक्तियों का बंटवारा? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोनों को सेपरेट किया गया था। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था, ठीक है। हालांकि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 स्तंभ हैं, चाहे आपका लेजिस्लेटिव है, चाहे एग्जीक्यूटिव है और चाहे जुडिशरी, उसमें यही कहा गया है तीनों एक दूसरे के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, सेपरेट कर दी गई है, तीनों की पावर्स को अलग अलग मेंशन किया गया है। ये आपका कौन सी थॉट के अंदर आएगा बेटा? ये आपका लिबरल थॉट के अंदर आता है, यानी ये आपका किस में रहेगा? ये आपका उदारवादी विचारधारा के अंदर रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 50 भी नेक्स्ट है आर्टिकल 51, इंटरनेशनल रिलेशन भाई, इंटरनेशनल रिलेशन, ओपन इंटरनेशनल रिलेशन भाई, खुले हुए अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड है ये आपकी। ये ओपन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताता है। देखो आर्टिकल 51 क्लियर करता है कि भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, ठीक है। संप्रभुता संपन्न, मैंने पहले भी प्रियम्बल में वर्ड यूज किया था भाई। वो देश जो अपने फैसले स्वयं लेने में सक्षम होता है वो एक संप्रभुता संपन्न देश होता है, सोर्जनिटी वाला देश होता है, ठीक है, जो किसी अन्य देश पे निर्भर नहीं है भाई। जैसे इराक से हम तेल लेना बंद ना करें अमेरिका के दबाव में, ईरान से हम तेल लेना बंद ना करें अमेरिका के दबाव में, रशिया के साथ हम कोई रिलेशन खराब ना करें अमेरिका के दबाव में। भारत जो भी फैसला ले रहा है इंडिविजुअली अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग ले रहा है भाई, अपनी गवर्नमेंट के फैसले हैं, वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल का डिसीजन लेने में तो किसी दूसरे देश का प्रेशर फील नहीं कर रहा है। उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है बेटा, याद रखेगा, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, स्वतंत्र विदेश नीति। इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके अंतरराष्ट्रीय रिलेशनों की बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात की गई है बेटा? आर्टिकल 51 के अंदर बात की गई है, आर्टिकल 51 के अंदर इनको मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा 2 आर्टिकल और हैं जिन जो 36 से 51 है भाई। वैसे तो डीपीएसपी कहां से कहां तक है बेटा? 36 से 51। इन 36 से 51 के अलावा भी 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको डीपीएसपी में काउंट किया जाता है। ये भी मतलब आपके वेलफेयर स्टेट के रूप में काउंट होते हैं। ये राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक तो आपका है 350 का पार्ट ए, 350 का पार्ट क्या, और दूसरा कौन सा है? आर्टिकल 351। कौन सा अभी? आर्टिकल 351, ठीक है। आर्टिकल 351 क्या को याद रखिएगा? मातृभाषा को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना भाई? मातृभाषा को। प्राइमरी लेवल पे
प्राइमरी लेवल पे जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देना, मातृभाषा को बढ़ावा देना। जो भी आपकी मदर टंग है, उर्दू, तमिल, तेलुगु, प्राथमिक स्तर पे प्राइमरी लेवल पे उस भाषा को बढ़ावा देना। 350 का पार्ट क्या है? 351 क्या है? हिंदी को प्रोत्साहन देना। भारत की जो राजभाषा है हिंदी, हिंदी को प्रोत्साहन देना। ये कौन से आर्टिकल में आता है आपका? 351, 351 आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, ये दो भी आपने याद रखने हैं। 350, देखिए देश के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे रहे थे, जो साउथ इंडिया के आपके लोग हैं उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया था, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत कम हिंदी बोली जाती है, ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन ही हिंदी को अच्छे से समझ पाते हैं। तो उन्होंने कहा था 350 का पार्ट क्या ऐड किया गया भाई? क्यों? प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा को बढ़ावा देना। तो मदर टंग लैंग्वेज है, जहाँ का बच्चा जो बोल पा रहा है, उत्तराखंड का गढ़वाली लैंग्वेज बोल लेगा भाई, कुमाऊँ लैंग्वेज बोल लेगा, कश्मीरी लैंग्वेज बोल लेगा, बकरवाल जाति के लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तेलुगु बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। तो प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर हम मातृभाषा को बढ़ावा देंगे। फिर क्या कहा? हिंदी को हम राजभाषा, एक लेवल से हमने उसको राजभाषा माना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है बेटा, तो हिंदी को प्रोत्साहन देना कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? 351 के अंदर। ये आपकी दो विचारधाराएं थी। फर्स्ट तो थी, हमने गांधीयन के बारे में पढ़ा। सेकंड आपकी जो विचारधारा थी वो थी लिबरल, उदारवादी विचारधारा के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, थर्ड के अंदर हम सोशलिस्ट विचारधारा को पढ़ेंगे, जिसे आप सोशलिस्ट को क्या बोलते हो बेटा? सोशलिस्ट को बोला जाता है समाजवादी विचारधारा, जो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स का नाम पक्का आता है। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो रशिया के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्टार्ट हुई थी। गरीबों की अमीरों से लड़ाई का संघर्ष, गरीबों और अमीरों के बीच में संघर्ष के रूप में जिसे हम देख सकते थे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट था। तो नेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।